बच्चों, पिछले कुछ वीडियोस में अपन ने 73वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ा, 74वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ा और अपन ने ये जाना कि इन दोनों ही संविधान संशोधन अधिनियम से हमारे स्थानीय शासन है उसको कितनी मजबूती प्राप्त हुई, किस तरह से उसको एक संवैधानिक आधार प्राप्त हुआ। और इस अध्याय की शुरुआत में अपन ने 2 कहानियां ली थी, तो उस कहानियों का अब ताल्लुकात समझ में आ रहा होगा आपको कि उन संविधान संशोधन अधिनियम के बलबूते वो ग्राम पंचायतें कितनी मजबूत हो गई थी कि जहां गीता राठौड़ ने एक अपने गांव को चमन बना दिया विकास के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत की शक्तियों का उपयोग करते हुए, वहीं जो ग्राम वेंगवेसल है वहां की ग्राम पंचायत ने किस तरह से अपनी वैधानिकता को, अपनी शक्तियों को प्रमाणित किया और किस तरह से उन्होंने ये बताया कि उनके दायरे में आने वाले संसाधनों पर उनका अधिकार है और उनसे पूछे बिना, उनके परामर्श के बिना कोई फैसला लिया जाना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। तो आज के वीडियो में अपन देखेंगे कि इन दोनों संशोधनों का क्रियान्वयन किस तरह से हुआ, किस तरह से इनको लागू किया गया और जिस रूप में इनको बनाया गया था, जो ये हमारे संविधान निर्माताओं की सोच थी पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने की, और जो संशोधन करते वक्त हमारे संशोधनकर्ताओं का एक कहें कि अपन विश्वास था कि इनको मजबूत करने से लोकतंत्र में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। उस लक्ष्य तक, उस उद्देश्य तक अपन कितना पहुंच पाए और जितना अपन पहुंच पाए उस राह में हमें क्या क्या बाधाओं का सामना करना पड़ा, और आज अगर कहीं हम थोड़ा सा लक्ष्य से चूक रहे हैं या फिर हम थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं तो उसके क्या क्या कारण रहे हैं, क्या क्या समस्याएं इन संस्थाओं को आज भी अपनी एक मजबूत भागीदारी निभाने में और सुदृढ़ रूप से कार्य करने में सामना करना पड़ रहा है, ये जानते हैं अभी अपन। तो चलिए देखते हैं अपन 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का क्रियान्वयन। इस अधिनियम के तहत प्रदेशों में स्थायी निकायों की स्थापना की गई, यानी कि इस अधिनियम के द्वारा सभी प्रदेशों ने स्थायी निकायों की स्थापना कर ली। जैसे ही ये संविधान संशोधन हमारे संविधान ने जारी किए थे, लागू किए थे, तब सभी राज्यों को 1 वर्ष का समय दिया गया था कि सभी राज्य इन अधिनियमों के तहत अपने अपने कानूनों में बदलाव करें और अपने कानूनों को इस अधिनियम में सुझाए गए प्रावधानों के तहत बदलने में। तो उस 1 वर्ष के अंदर अंदर सभी प्रदेशों ने अपने यहाँ स्थानीय शासन संस्थाओं की स्थापना कर दी। आज भारत में 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। मध्यवर्ती स्तर की बात करें, ब्लॉक स्तर की, तो लगभग 600 से ज्यादा 6000 से ज्यादा मध्यवर्ती स्तर की संस्थाएं हैं और 600 से ज्यादा जिला स्तर की संस्थाएं हैं। तो इस तरह से देखिए कितना एक मजबूत और महत्वपूर्ण पड़ाव हमारी इन संस्थाओं ने ले लिया। हर 5 वर्ष में इन निकायों के लगभग 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में हमारे देश के लोगों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है। इसकी तुलना अगर अपन करते हैं लोकसभा सीटों की या विधानसभा सीटों की, तो लगभग कितने हजार लोगों को अपन कहें कि प्रतिनिधित्व मिल पाता है शासन में, सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने में, प्रशासन में। लेकिन यहाँ लगभग 32 लाख लोग हर 5 साल बाद में प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं, यानी कि शासन के, प्रशासन के, सत्ता की भूमिका में भागीदार बनते हैं, अपना योगदान देते हैं। तो कितना बड़ा अपन कहें कि एक सहभागी लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं अपन। लोकतंत्र अधिक से अधिक जनता की भागीदारी का पक्ष पोषण करता है, तो कितना हम इस लोकतांत्रिक मूल्य को और मजबूत बनाते जा रहे हैं। इनमें से लगभग 13 लाख महिलाएं हैं। अपन ने देखा ही था कि 1/3 आरक्षण है, तो इसलिए इतनी बड़ी संख्या में अगर प्रतिनिधि चुने जाएंगे तो बहुत बड़ी संख्या महिला प्रतिनिधियों की भी है। स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। जैसे कि अभी अभी अपन ने बात की कि जनप्रतिनिधित्व में बहुत अधिक संख्या में भारी इजाफा हुआ, कि जनप्रतिनिधियों की अगर अपन आंकड़े देखें, तुलना करें, तो अब कितने ज्यादा जनप्रतिनिधि इन संस्थाओं की स्थापना की वजह से हुए। महिलाओं को आरक्षण देने से कितना महिलाएं इस चीज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाई। फिर मैं बात करूंगी उसी कहानी की जो अपन ने इस अध्याय के शुरू में ली थी, गीता राठौड़ की कहानी। वो एक गृहिणी थी, सिर्फ सामान्य गृहिणी थी, और जैसे ही उसको मौका मिला उसने अपने संसाधनों का, अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए न केवल उस गांव को परिष्कृत किया, न केवल गांव को
उपेक्षित किया, अपितु उसने संपूर्ण भारतवर्ष की महिलाओं के सामने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है कि एक सामान्य सी गृहस्थ जीवन जीने वाली, घर के कामों में व्यस्त रहने वाली महिला को अगर मौका दिया जाए तो वो भी एक कितनी बड़ी नेता बनकर, कितनी बड़ी प्रशासक, कहें कि अपन एक अच्छा काम करने वाली महिला प्रतिनिधि बनकर, जनप्रतिनिधि बनकर, सरपंच बनकर अपना नाम इस भारत में कहें कि अपने आप की पहचान बना सकती है, अपने नाम को पहचाना, उन्होंने पहचान बनाई। तो उन गीता राठौड़ से हमारे देश की सभी महिलाएं प्रेरणा ले सकती हैं और जो भी अपन देखते हैं कि इस बहाने या फिर इस मौका मिलने से महिलाएं बाहर निकल भी रही हैं, राजनीति में अपना एक अलग पहचान बना भी रही हैं। तो देखते हैं अपन स्थानीय शासन और महिलाओं की अगर अपन बात करें तो लगभग 1 लाख महिलाएं भारत में सरपंच हैं, 1 लाख महिला सरपंच हैं भारत में, लगभग 200 महिलाएं जिला पंचायतों की अध्यक्ष हैं, लगभग 500 महिलाएं नगर पालिका अध्यक्ष हैं, लगभग 650 महिलाएं प्रधान हैं। और इन सब बातों से हमने ये देखा कि राजनीति के प्रति, राजनीति के काम में महिलाओं की समझ पैनी हुई है, महिलाओं ने राजनीति को समझना शुरू किया है, महिलाओं ने राजनीति के दांव पेच समझना शुरू किया है और महिलाएं एक बहुत अच्छी जनप्रतिनिधि बनकर, एक बहुत अच्छी सरपंच, पंच, प्रधान बनकर बाहर निकली हैं। उन्होंने अपनी योग्यता को साबित किया है। आरक्षित वर्ग की बात करें तो स्थानीय शासन के शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के जो अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य हैं उनकी संख्या लगभग 6.5 लाख है। इससे इस स्तर के, इस समुदाय के लोगों के सामाजिक स्तर का विकास हुआ है। जहां इनको एक दलित जाति कहा जाता था, पिछड़ी जाति कहा जाता था, जहां इनके साथ छुआछूत का व्यवहार होता था, वहां अब ये जनप्रतिनिधि बनकर निकल रहे हैं। तो निसंदेह है जो दूसरी जातियां हैं उनको भी इनको एक दर्जा देना पड़ रहा है और ये भी जान पाए हैं, ये भी अपना स्वाभिमान जगा पाए हैं और ये भी अपने आप को अपने आप से पहचान करवा पाए हैं। ये भी प्रतिनिधित्व में भाग ले रहे हैं, ये भी अपनी एक अच्छी और सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं और इससे निसंदेह है इन जातियों का जो कहें कि अपन एक तरह से स्तर था उसमें बढ़ोतरी हुई है। इन समुदायों को समाज की मुख्य धारा तक पहुंच हुई है, निसंदेह समाज की मुख्य धारा तक इनकी पहुंच हुई है। जहां ये उपेक्षित वर्ग में आते थे, आज ये जनप्रतिनिधि बनकर समाज की मुख्य धारा में अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन इन सब का दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू क्या है कि हर कोई बर्दाश्त नहीं करता। हम जो मानव हैं, हमारी एक कहें कि ये मानवीय गुण ही होता है कि सत्ता का जो शौक होता है, जो लोभ होता है, वो हर एक मनुष्य के अंदर होता है। तो जब पुरुष प्रधान समाज महिला को सत्तासीन होता हुआ देखता है तो इतनी आसानी से वो उसको स्वीकार नहीं करता है और ये बहुत सारी दिक्कतें महिला जनप्रतिनिधियों के मामले में आई हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं वो सरपंच बन गई लेकिन उनका सारा कामकाज उनके पति या उनके ससुर या फिर उनके पिता करते हैं। वो अपनी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रही हैं। वो दोनों ही बातें हैं, वो खुद निभाना भी नहीं चाहती हैं और उनको निभाने दिया भी नहीं जा रहा है, क्योंकि इस पुरुष प्रधान समाज में इतनी आसानी से, जो कि हमेशा एक अधीन वर्ग रहा है, अब उसकी सत्ता को स्वीकार करना इतना आसान नहीं रह जाता। ऐसा ही कुछ मामला इन पिछड़ी जातियों के साथ भी है कि जो हमेशा से दबंग जातियां रही थी, जिन्होंने हमेशा से अपने आप को राजा और इनको अछूत समझा था, इनको दलित समझा था, इनको वो अधिकार नहीं दे रहे थे सार्वजनिक कुएं से पानी पीने का, इनको वो अधिकार नहीं दे रहे थे जो अपना मंदिर है गांव का उसमें प्रवेश करने का। आज उस जाति का व्यक्ति सरपंच बन गया तो वो कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, ऐसे बहुत सारे तनाव, ऐसे बहुत सारे संघर्ष देखने में आए और होते भी हैं। आपने भी आसपास महसूस किए होंगे कि जिसको हम यूं ही समझते थे आज वो हमारा सरपंच बन जाए, ये बात हम कैसे स्वीकार कर लें। तो इस तरह की भावना, इस तरह की नकारात्मक विचार जो धारा है वो भी है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में ऐसा होता आया है कि जब भी कोई विरोधी बात उठती है या जब भी कोई हमेशा के जिसके पास अधिकार
अधिकार हैं, असीमित अधिकार हैं, उनमें थोड़ी कटौती होती है। या फिर कोई वंचित वर्ग जब उठता है, बढ़ता है, तो किसी एक वर्ग को गुस्सा आता ही है, किसी एक वर्ग में अस्वीकार्यता आती ही है। लेकिन कोई बात नहीं है, ये भी एक पड़ाव है जो कि बीतते जाएंगे और धीरे धीरे अपन देख ही रहे हैं कि महिला प्रतिनिधित्वों की संख्या भी बढ़ रही है, अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है और ये दोनों ही तबके बहुत अच्छा कार्य करके अपनी योग्यता सिद्ध कर रहे हैं। तो आज नहीं तो कल, देर सबेर हर वर्ग को इसकी स्वीकार्यता होनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ना कोई जाति के आधार पर दोयम दर्जे पर है, ना कोई लिंग के आधार पर दोयम दर्जे पर है। हम संपूर्ण मानव एक मानव इकाई हैं और हम में से कोई भी सरपंच भी बन सकता है, कोई भी प्रधान भी बन सकता है, कोई भी जिला प्रमुख भी बन सकता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी बन सकता है और हम सबको उसकी स्वीकार्यता रखनी ही चाहिए। और क्या प्रयास और क्या इनके जो अपन कहें कि बाधाएं या चुनौतियां आई, तो एक चुनौती ये भी आई कि ये जो स्थानीय शासन है, संस्थाएं हैं, इनकी स्थापना तो कर दी गई, लेकिन अब भी बहुत सारे राज्यों ने इनको वो शक्तियां नहीं दी। अब भी इनके पास धन का अभाव है, इनको धन के लिए, वित्त के लिए अपनी राज्य सरकार के समक्ष या फिर केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ता है। और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका कि अपन कहें कि उन पर पूरी शक्तियां उनके पास नहीं है कि वो विकास कार्य अपनी मर्जी से कर सके। देखते हैं, स्थानीय शासन के कामकाज के पिछले दशकों के अनुभव बताते हैं कि भारत में इसे अपना काम करने की, स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की बहुत कम ही छूट है। अन्य प्रदेशों ने अधिकांश विषय स्थानीय निकायों को नहीं सौंपे हैं। यहाँ एक जो महत्वपूर्ण बात अपन ने पीछे भी की थी वीडियो में कि जो 29 विषय थे जो कि 11वीं अनुसूची में शामिल किए गए थे, उसमें राज्य विधान मंडलों को ये निर्णय लेना था कि इन 29 विषयों में से कौन कौन से विषय हैं वो स्थानीय शासन को दिए जाएंगे। ये बात वहाँ की राज्य सरकारें निर्धारित करेंगी और यही बिंदु ये बात कह रहा है कि बहुत सारे प्रदेशों ने उन 29 विषयों में से बहुत सारे विषय वहाँ की स्थानीय शासन को नहीं सौंपे। तो जब उनको शक्तियां ही नहीं सौंपी गई, उनको क्षेत्राधिकारी नहीं दिए गए, तो फिर वो इतना स्वतंत्रता पूर्वक कार्य भी नहीं कर सकते। स्थानीय स्तर की जनता के पास लोक कल्याण के कार्यक्रमों अथवा संसाधनों के आवंटन के बारे में विकल्प चुनने की ज्यादा शक्ति नहीं है। दूसरा, स्थानीय निकाय प्रदेश और सरकार की वित्तीय मदद पर निर्भर रहते हैं और कुल राजस्व की इनसे प्राप्ति है वो है 0.24%, जबकि खर्चा है 4%। तो इसलिए बहुत सारे जो राज्य हैं वो इनको घाटे का सौदा मानते हैं, इसलिए भी वो इनका ज्यादा विकास, इनका सहयोग नहीं कर रहे। तो ये कुछ कुछ चुनौतियां हैं, कुछ कुछ स्थितियां हैं जो कि स्थानीय निकाय संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनने में, सुचारू रूप से कार्य करने में, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने में आ रही हैं। लेकिन फिर भी हर एक चुनौती का सामना किया जाकर उससे निपटकर एक नए विकास के स्तर पर पहुंचा जाता है। चलिए अब इस अध्याय के अपन निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। क्या कहता है निष्कर्ष? निष्कर्ष कहता है कि लोकतंत्र का मतलब है सत्ता की भागीदारी, सत्ता में भागीदारी जनता की, यानी कि सत्ता की भागीदार जनता। और हम वही काम कर रहे हैं स्थानीय शासन की संस्थाओं की स्थापना करके। हम मजबूत लोकतंत्र का निर्माण कर रहे हैं। हम अधिक से अधिक सत्ता में जनता की भागीदारी के प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय शासन निसंदेह लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा, चाहे राज्य सरकारें इनको घाटे की संस्थाएं कहें, चाहे इनको शक्तियां कम दी जाएं। लेकिन ये बात एक महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, जरूरी है कि स्थानीय शासन है वो लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि लोकतंत्र का मतलब भी है सत्ता में जनता की भागीदारी। गाँव और शहर के लोगों को ये फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए कि किस नीति और कार्यक्रम को उन्हें अपनाना है और किस नीति और कार्यक्रम को उन्हें नहीं अपनाना है। हर एक शहर का व्यक्ति जो वहां रह रहा है, उस व्यक्ति को ये अधिकार होना चाहिए कि वो ये निर्णय ले सके कि उसके शहर में किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, कौन सी वहां व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कौन सी वहां परियोजनाएं होनी चाहिए। ऐसे ही ग्रामीण जनों को भी अपने गांव की परियोजनाओं के बारे में निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने का हक होना ही चाहिए। स्थानीय शासन के संबंध में कानून लोकतंत्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा है। स्थानीय शासन है वो कानून लोकतंत्रीकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम इसने उठाया है। स्थानीय शासन के माध्यम से विभिन्न कानूनों में, कानून प्रक्रिया में, कानून क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना संभव हुआ है।
अब लेते हैं जो अभी अपन ने पढ़ा इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, स्थानीय शासन में महिलाओं के 1/3 आरक्षण से क्या क्या लाभ हुए। बहुत अच्छे से इस पूरे ही अध्याय के अध्ययन के दौरान अपन ने ये बात बार बार की है कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने से क्या क्या फायदे हमें हुए हैं। दूसरा, स्थानीय शासन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के सुझाव देने हैं अपन को कि आपकी नज़र में, आप सोचिए, आप अपने किसी भी गांव या शहर में रहते हैं तो आप देखिए आपके यहाँ नगर पालिका है, नगर पंचायत है या नगर निगम है, या फिर आपके यहाँ ग्राम पंचायत है, आपके सरपंच हैं, वार्ड पंच हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। उनसे आप बात भी कर सकते हैं। आप अपने आसपास के परिवेश में अपने जो भी आपसे बड़े हैं उनसे आप बात कर सकते हैं और इनसे बात करके एक समझ विकसित कीजिए और कुछ विवेकपूर्ण सुझाव आप स्वयं लिखिए। कहीं पढ़कर नहीं, कहीं से नकल करके नहीं, स्वयं सोच कर लिखिए कि ऐसे और क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या क्या नए तरीके लाए जा सकते हैं कि हमारा जो स्थानीय शासन है वो और अधिक मजबूत बन पाए और वो जनता की आकांक्षाओं के, आशाओं के अनुरूप बन पाए। कि जो हमारी आम जनता है, उस गांव की जो जनता है, उस शहर की जो जनता है, वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और साथ ही वो वहाँ की स्थानीय संस्थाओं के कार्यों से एक तरह से संतुष्ट भी हो। वो वहाँ एक सहजता भी अनुभव करे कि हाँ, हमारे गांव में, हाँ, हमारे शहर में बहुत अच्छा काम हमारी स्थानीय शासन के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं इन संस्थाओं को और अधिक अच्छा, और अधिक मजबूत और अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए। धन्यवाद।